एडिक्शन की बीमारी जब हम बोलते हैं तो हम इसको हमेशा एक मेटाफर यूज़ करते हैं, तूफान, जो सब कुछ घर में अपने साथ बहा के ले जाता है। बट रिकवरी एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसी राहत है कि वो जो उस तूफान को थमा देती है और वापस जो उम्मीद हमारी टूटी होती है उसको वापस रोशनी की तरह हमारे घरों को जगमगा देती है। बट आज इस मीटिंग में हम एक टॉपिक को आज जो डिस्कस करेंगे वो एक सिंगल लेटर है। वो लेटर है लेटर बी, जिससे हम एडिक्शन की पूरी बीमारी को समझेंगे विद अ सिंगल लेटर। कि ये जो शब्द जो आज हमने जिसका चुनाव किया है वो सारी की सारी एडिक्शन की बीमारी को आज बयान करेगा। तो आज हम बीमारी की अंडरस्टैंडिंग, जब हम अपने आप को आज इस बीमारी के साइको एजुकेट करेंगे, तो हम उस शब्द को, उस लेटर को हम स्पेसिफिकली अपने सामने रखेंगे कि ये जो ब शब्द है जिसने हमें एडिक्शन की बीमारी में बंधन में डाल के रखा है, वो बीमारी है क्या आज। सबसे पहले तो आप सबको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपका पेशेंट और इसकी बीमारी दो अलग हैं, एक नहीं है। आपके मरीज ने, आपके लव्ड वन ने आज तक जो भी किया वो उसने नहीं किया, ना उसकी इंटेंशन थी, ना उसका इरादा था। वो सब कुछ उसकी बीमारी ने करवाया। अगर उसके साथ वो बीमारी ना होती तो शायद वो सारा कुछ ना करता कभी भी। उसने जो आपका दिल दुखाया, उसने जो घर में तूफान लाया, कोई बदनामी हुई, कोई बेइज्जती हुई, कोई बर्बादी हुई, कुछ भी हुआ, उसमें आपके लव्ड वन का कसूर नहीं है, उसकी बीमारी का कसूर है। सबसे पहले ये समझें कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। विदाउट सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही एडिक्शन की बीमारी एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन रिकवरी है। हम लोगों को कई बारी सोल्यूशन ढूंढते हुए टाइम लग जाता है, कुछ देरी हो जाती है, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने ये समझना है सबसे पहले कि हमने जो हमारा आइडेंटिफाइड पेशेंट है, ये आपका पेशेंट है, ये उसकी बीमारी है, और उसकी बीमारी एक मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपकी हुई है। और उस मैग्नेट को हम बार बार खींच के अलग करते हैं और वो बार बार वापस आ जाती है। जितनी बारी आप उस मैग्नेट को खींच के पीछे करते हो उतनी बारी वापस आ जाती है। कल मैं लव वंस को समझा रही थी, कहीं बाढ़ आ जाए और उसमें आप बह रहे हो और आपको अचानक से एक लकड़ी का लॉग मिल जाता है, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो और आप किसी तरीके से किनारे पे पहुंच जाते हो। तो जो हमारी रिकवरी है, जो हमारा रिकवरी प्रोग्राम है, वो उस लॉक की तरह है, उस बहते पानी में, जो आपको बचाता है, जो आपको हेल्प करता है। अगर एक चाबी जो कि लोहे की है और उसके साथ मैग्नेट है और वो चिपका हुआ है, उसको दूर करके बीच में लकड़ी रख दी जाए तो वो चिपकेगा नहीं बार बार। तो वो लॉक जो है वो हमारी रिकवरी है, एंड हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि वो रिकवरी वाला लॉग, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। हम अपने लव्ड वन से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद आएगा, वो खुद आपसे मदद मांगेगा, वो खुद आपको बोलेगा मुझे लेके जाओ और मेरा इलाज करो। क्यों? क्योंकि ये जो एडिक्शन की बीमारी है ना, इसमें पेशेंट को, जो हमारा आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है, उसको पेन नहीं होती। जो पेन आपको हो रही है एज अ फैमिली मेंबर, वो पेन उसको नहीं होती। हमारे लव्ड वन की, हमारे पेशेंट की अगर पेट में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो शोर मचा देगा, रौला मचा देगा, फटाफट से डॉक्टर के पास लेके जाओ। और आप इमेजिन करो, एक इमरजेंसी रूम है जहाँ पे उसको लेके जाया जा रहा है, तो वहां पे अगर डॉक्टर थोड़ी देरी से आ रहा है तो वो तूफान मचा देता है। जब भी बुलाओ डॉक्टर को, आपको नहीं पता मुझे कितनी दर्द हो रही है, फटाफट से मुझे कोई इंजेक्शन दो, फटाफट से मुझे कोई मेडिसिन दो। एक इंजेक्शन लग जाता है,
फिर भी आराम नहीं आया तो वो कहता है दोबारा दो, एक और दो, और कोई दवाई दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उसकी फिजिकल पेन होती है और उसको समझ आती है कि मुझे ये फिजिकल पेन है और मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए। जब एडिक्शन एक जो बीमारी है उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, उसमें मरीज की कैपेसिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती कोई भी डिसीजन लेने का, अपने लिए कुछ भी सोचने का। इसलिए वो कभी भी जब एडिक्शन आती है उसकी लाइफ में तो शोर नहीं मचाता, हेल्प नहीं मांगता, एक दवाई काम नहीं कर रही है तो वो दूसरी दवाई नहीं मांगता, एक तरीका हेल्पफुल नहीं हो रहा तो वो दूसरा तरीका नहीं मांगता, ना ही वो कहता है मेरे स्कैन कराओ या मेरे टेस्ट करवाओ। वो बस चुप हो जाता है, सिक्लूड हो जाता है और अपनी उस टॉक्सिक शेम में उसको कंटिन्यू करता रहता है। सबसे पहले आपका बीइंग फैमिली ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, आज भी और अभी थोड़ी देर शायद और भी, हमारी एक्सपेक्टेशंस बीइंग फैमिली अपने लव्ड वन से बहुत ज्यादा होती है। हमें पेशेंट्स की फैमिली कहती है 3 महीने तुसी क्या सीगा, 3 महीने बाद साडा मरीज नवा नकोर करके दे दो। अब 3 महीने में नवा नकोर नहीं हो जाना, 2.5 साल लगने हैं, क्योंकि ब्रेन उसका एक पर्टिकुलर वे से वायर्ड हुआ है, उसके ब्रेन ने बहुत सारी आदतें सीख ली हैं, बहुत सारे बिहेवियर सीख लिए हैं, उसको रीवायर करने में, दोबारा ठीक करने में टाइम चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 साल। अगर हम पेशेंस रखेंगे तब हम इस बीमारी में रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। अगर हम ये बोलेंगे हो गए 3 महीने, हो गया ट्रीटमेंट, हो गया डिटॉक्स, अब तो ये इसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, अब तो ये इसका भार भी बढ़ गया है, इसके चेहरे पे नूर आ गया है, इसके चेहरे पे अब लाली आ गई है, अब ये खाना खाना शुरू हो गया है, अब इसको नींद अच्छी आनी शुरू हो गई है, अब ये बातें अच्छी करना शुरू हो गया है, अब ये हमें पैरी हाथ लगाता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो थोड़ा सा छलावा है, वो हमारे पेशेंट की इमोशनल मास्किंग भी हो सकती है। तो हमें थोड़ी पेशेंस रखनी है और इस रिकवरी के साथ जुड़े रहना है। वो लॉग अगर बीच में से निकल जाएगा ना, वो चुंबक की तरह बीमारी फिर से आ जाएगी। हमारी बीमारी अटैक ही तभी करती है जब रिकवरी प्रोग्राम से हम हटते हैं, जब हम रिकवरी प्रोग्राम से शॉर्टकट्स लेना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो वर्ड ब है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या क्या हुआ, हमारे पेशेंट ने, हमारे लव्ड वन ने कैसे फील किया, और बीइंग फैमिली हमने कैसे फील किया। तो इस लेटर बी से हमने शुरू में ही बोला कि पूरी कहानी, अगर एक एडिक्शन की कहानी समझना हो, इस बीमारी का दर्द समझना हो, इस बीमारी में क्या पेन है, कितने आंसू हैं, कितनी उम्मीदें टूटी हैं, वो आप इस शब्द से पूरा एक एक पिरो के आप अपनी कहानी, अपने जीवन की जो आपकी रियल लाइफ स्टोरी जो आपने जी है उसको आप समझ सकते हैं कि ये बर्थ शब्द ने तो पूरी मेरे जीवन की पूरी आज कहानी यहाँ पे स्क्रीन पे उतार दी। तो एडिक्शन इज अ डिजीज। सबसे पहले ये चीज़ बार बार हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं, बार बार इसलिए आपको रीइंफोर्स करते हैं ताकि रजिस्टर हो जाए कि यहाँ पे हम इलाज बीमारी का करा रहे हैं। दिस ईज कि आपकी लाइफ में से इजीनेस चली गई है, इसलिए उसको बोला गया है डिस ईज, कि जब नशा आया वो नशा बीमारी में कन्वर्ट हो गया और वो बीमारी लाइफ की फिर इजीनेस हमारी चले गई। तो ये चीज़ जब हम डिजीज शब्द को अपने सामने रखते हैं तो हमें डिटैच करना आसान हो जाता है कि मेरा लव्ड वन और उसकी बीमारी दोनों में अंतर है, मेरे लव्ड वन के अंदर बीमारी है, मेरा लव्ड वन गंदा इंसान नहीं है। क्योंकि जब तक ये पर्सपेक्टिव आपके अंदर नहीं जाएगा कि मेरा लव्ड वन इज अ सिक पर्सन, नॉट अ बैड पर्सन। तो जब हम ब शब्द अब शुरू करने जा रहे हैं तो पहली बार जब आप एक किसी एडिक्ट को देखते हो तो आपका उसके लिए क्या एक पर्सपेक्टिव होता है, ब से बुरा इंसान, ब से बदतमीज, ब से बेअकल। ठीक है, यही हमारा नजरिया होता है।
आज हम इस कुर्सियों में बैठे हैं, हम शायद सिर्फ उसी नज़रिए को, उसी पैराडाइम को आपके शिफ्ट कर रहे हैं कि जिनको हमने इस तरह से लेबल किया है ब से। कोई एडिक्ट को देख के आपके अंदर क्या आती है? घृणा आती है, कोई कंपैशन नहीं आता जब हम किसी एडिक्ट को देखते हैं। तो जब हम एक किसी बीमार इंसान को देख रहे हैं, ब से बीमारी वर्सेस बुरा इंसान, तो हम उस चीज़ को आज समझेंगे उस लेटर से कि जो हम जिनको कह रहे थे बदतमीज़ हैं, बेअकल हैं, बुरे इंसान हैं, एक्चुअली है क्या उनके अंदर, ये बीमारी है क्या। तो फर्स्ट लेटर जो इस बीमारी को डिफाइन करता है, ब से बुरा नहीं, बदतमीज़ नहीं, बेवड़ा नहीं, उसके अंदर क्या चल रही है? बेबसी। द फर्स्ट लेटर जो एडिक्शन को डिफाइन करता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, और ये आज हम दोनों नज़रिए, दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हमारे अपने लव्ड वन के थ्रू कि उसकी बेबसी क्या थी और हमारी बेबसी क्या थी। तो एज अ फैमिली आप बताइए कि आपने बेबसी महसूस की है? आप अपने लव्ड वन को जब बुरे हाल में देख रहे थे, आपने बेबसी महसूस की? आपने चिल्लिए किए होंगे, आपने मत्थे टेके होंगे, आपने गुस्सा किया होगा, आपने लाड लड़ाए होंगे, आपने खूब प्यार किया होगा, बट उसके बावजूद भी क्या वो रुक पाया? अपनी बेबसी महसूस होती है, हाँ कि ना? एज अ फैमिली। और उसी तरह अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव लें अपने, हमारे आपके लव्ड वन का, मेरे पेशेंट का, उनकी बेबसी, पता उन्हें भी है एक टाइम पे जब मज़ा सज़ा में बदलना शुरू हो जाता है, जब शरीर नशे को रिजेक्ट करना शुरू करता है, क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उनकी भी बेबसी उनके अंदर महसूस होनी शुरू हो जाती है। वो बेबसी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे वो बंद पिंजरे में बंद हैं, चाबी उनके हाथ में है, खोलना चाहते हैं वो ताला, बट उनसे खुल नहीं रहा। बेबसी मतलब कि आप छोड़ना चाहते हैं, आपका शरीर नहीं पचा रहा, पर आपका दिमाग उस चीज़ को छोड़ने नहीं दे रहा। ये हमारे पेशेंट की बेबसी होती है। जब वो कहते हैं, हमने यहाँ तक सुना है, वो क्या कहते हैं कि मैम हम तो कहते थे परमात्मा जहाँ ते मैनू चुक ले, जहाँ तू मैनू ठीक कर ले। दिस इज जो वो स्टेटमेंट जो आती थी अंदर से, दिल से स्टेटमेंट ये क्यों आ रही थी? क्योंकि दैट वाज अ स्टेज ऑफ बेबसी। अब आप देखिए, जब आप अपने जवान बच्चे को, जब अपने एक वाइफ जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू की है, एक नए रिश्ते में बंधी है, जब वो अपने लव्ड वन को देखती है कि वो रात को पी के, नशा करके कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, आपके अंदर बेबसी आपने उस पल में महसूस की है कि आपके दिल पे क्या बीत रही होती है? आपका दिल उस टाइम पे क्या कितना पसीज रहा होता है कि मैं कौन सी ऐसी कोशिश करूं जिससे वो ठीक हो जाए। सो लेट्स रेफर दिस। हमारे पेशेंट के पर्सपेक्टिव से, दे फील आउट ऑफ कंट्रोल लाइक अ स्लेव टू द सब्सटेंस। बिल्कुल, क्योंकि एडिक्शन का वर्ड अगर आप करेंगे तो लेटिन में जो एडिक्शन का वर्ड है उसका मीनिंग ही स्लेवरी होता। स्लेवरी मतलब कि आप किसी चीज़ के गुलाम बन गए। तो यहाँ पे आप गुलामी किस चीज़ की कर रहे हैं? उस अपने सब्सटेंस की। एंड दे इवन दे वांट टू क्विट, वो छोड़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई पावर नहीं है। दे फील कि वो अपने आप अपने तरीके से छोड़ देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा, हमने यहाँ तक अपने पेशेंट्स के कई बार डाटा इंटरवेंशन में हमने सुना है, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि मैम एक टाइम पे ये इतना रोता था, चीखता था, इसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए कि माता मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को बचा ले, मुझे बचा ले। दैट इज बेबसी इस बीमारी में, क्योंकि आपको, आप कर रहे हैं तो भी आप मर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उससे ज्यादा आपका शरीर आपको परेशान कर रहा है। दैट इज द मोमेंट ऑफ बेबसी उस टाइम पे। एंड टुवर्ड्स फैमिली, हमारी हेल्पलेसली वॉचिंग देयर लव्ड वन स्पायरलिंग, दे ट्राई एवरीथिंग, प्लीड करना, मिन्नतें करना, गुस्सा करना, परमात्मा से अरदास करना, बट कुछ नजर नहीं आता, और हमेशा आप क्या है? इमोशनली ड्रेन्ड आउट। आपके अंदर क्या? ना उम्मीदी। वो बेबसी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस की है हमने यहाँ आने से पहले कि आपने जितने भी तरीके लगाए होंगे 1 से लेके नंबर 10 तक, वो सारे तरीके कहीं ना कहीं आपको नहीं लेके गए। शायद वो एक तरीका मैं कहती हूँ कि वो पावर ऑफ अरदास, वो अरदास में पावर होती है कि शायद हम सही कुर्सियों में सही इलाज की तरफ बैठ गए, क्योंकि हमारा पेशेंट मदद नहीं मांगेगा, ये पक्का है। तो मदद किसको मांगनी पड़ती है? फैमिली को आके। तो ये क्या वर्ड जो हमने चुना, क्या एडिक्शन के इस बीमारी को
डिपिक्ट करता है बेबसी? हाँ, ना, हाँ जी। अब बेबसी में देखो कितनी बेबसी है। आपको हर रोज पेशेंट प्रॉमिस करता है आज लास्ट, आज का दिन मैंने लास्ट एडिक्शन लेनी है, कल से मैं नहीं लूंगा। आज मैंने लास्ट अल्कोहल लेनी है, कल से मैं नहीं लूंगा। इतनी बेबसी कि ਅਸੀਂ बाबा जी दी सौं खा लेंगे। इतनी बेबसी कि हम छोटे छोटे बच्चों की कस्में खा लेते हैं। इतनी बेबसी कि हम माँ बाप की कस्में खा लेते हैं, वाइफ की कस्में खा लेते हैं। इतनी बेबसी। कल हमारे एक पेशेंट अपनी डाटा इंटरवेंशन शेयर कर रहे थे एंड ही वाज टेलिंग कि इससे बड़ी बेबसी क्या होएगी मैम, मेरी ओवरडोज हुई थी और ओवरडोज होके आईसीयू से मैं घर गया और घर जाते ही मैं इतना हेल्पलेस मैंने फील किया कि मैंने दोबारा नशा कर लिया और अपने आप को ये लॉजिक दिया मैंने कि शायद मैंने जो पहले किया था ना 10 दिन पहले जब मैं आईसीयू में गया था वो मैंने खाली पेट यूज किया था, अब ऐसा करता हूँ खाना खा के कर लेता हूँ। ये बेबसी, इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती। और फैमिली फैमिली की बेबसी देखो कि अभी आईसीयू से लेके आए हैं, डेथ और लाइफ के बीच में इतना जूझ के आए हैं और फिर से हमारा पेशेंट गिर गया, उसको फिट पड़ गया और वो नीला पड़ गया। इससे बड़ी बेबसी फैमिली की क्या हो सकती। और कई बार तो यहाँ तक बेबस होती है फैमिलीज कि वो खुद फिर पैसे देती हैं कि चल मैं ही ले आता हूँ पेडलर से, तू बता। क्योंकि वो जो मोमेंट ऑफ क्राइसिस होते हैं ना, वो विड्रॉल्स के फैमिली से भी नहीं देखे जाते। तो हमें डाटा इंटरवेंशंस में यहाँ तक फैमिली बोलते कि मैम उस दिन साढ़े को देखा नहीं जा रहा सी की हालात सी, मैनू क्या तुम मैं ही ले आना, तो तेरे लिए थोड़ा जा, तो एक बार कर ली। ये बेबसी देखी कि माँ बाप को ही खुद जाना पड़ता है फिर लाने के लिए, फिर हम कहते हैं कि चलो तुम एक बार कर ही लो। ये है बेबसी। हमारे एक पेशेंट के फादर फार्मासिस्ट थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर में एंटीडोट रखी हुई थी कि अगर बाय चांस मेरा बच्चा ओवरडोज होता है तो उसको ये वाला इंजेक्शन लगा के मैं बचा लूंगा। और वो क्या करते थे, खुद से कम क्वांटिटी में इंजेक्शन की डोज देते थे कि बेटा मेरे सामने लगा ले, जे कुछ होएगा तो कम से कम मैं तेनू बचा ते लवांगा। ये है बेबसी फैमिली की। इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती। उससे ऊपर कई बार हमें फैमिली मेंबर्स आके बताते हैं कि आई एम अ टीचर एंड आई एम अ डॉक्टर और इवन साइकोलॉजिस्ट भी, कि हम लोगों को काउंसिल करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं। पीछे एक हमारे फैमिली मेंबर आए थे, वो शिरोमणि कमेटी में थे और कहते हैं मेरे को ना सारा पिंड इतना रिस्पेक्ट करता है, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतना रिस्पेक्टफुल है। एंड हर बंदा हमसे सलाह लेने आता है और मैंने पता नहीं इतने शरारती बच्चों को भी ठीक किया है, उनको गाइड किया है, उनको एक डायरेक्शन दी है लाइफ में। और आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना बेबस फील करता हूँ जब मेरा पेशेंट एडिक्शन। आप देखो इससे बड़ी बेबसी क्या है। हम सबको हेल्प कर रहे हैं, सारी दुनिया को हेल्प कर रहे हैं एंड उसमें ही वॉज क्राइंग लॉट इन हिज डाटा इंटरवेंशन कि मैम मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने ये कब फंस गया, ये कब एडिक्शन में आ गया, इसको कब मेंटल हेल्थ इशू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है। ये है हमारी बेबसी। मैं आगे फर्दर ऐड करती हूँ। एक मदर जो खुद स्कूल में टीचर थे, वो अपने डाटा इंटरवेंशन में लिखते हैं अपनी बेबसी कि मुझे लगता था कि चिराग तले अंधेरा। ये सबने मुहावरा सुना है। वो कहते हैं मेरे को वहाँ पे बेस्ट स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल रहा है स्कूल में कि आई एम द बेस्ट, मतलब मेरी परफॉर्मेंस को देख के। पर जब मैं अपने बेटे को घर आके देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं ये कहीं ना अवार्ड जाके बाहर फेंक दूँ। मेरी बेबसी कि मैं वहाँ पे मेरे स्कूल में 500 बच्चा पढ़ता है और मेरे घर में मेरा अपना एक बेटा, मैं उसको ठीक नहीं कर पाई। आप अपनी क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं अपनी पेरेंटिंग पे। आपकी ये बेबसी होती है कि आपको लगता है कि नहीं, कहते मैंने ना स्कूल में जाके समझाना ही बंद कर दिया कि जब मेरा बेटा ही मुझसे ठीक नहीं हो रहा, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो मैं स्कूल में जाके बच्चों को क्या गाइड करूं। तो कहते वो टाइम था, वो मेरी बेबसी थी कि मैं स्कूल में जाती, सिर्फ अपना एक लेक्चर लिया, काम से काम किया और मैं वापस आ जाती थी। क्योंकि अब मेरे अंदर ये बेबसी मुझे दिखती थी कि मेरा बेटा तो मुझसे ठीक नहीं हो पाया, मेरे में कुछ तो कमी है, तो मैं कैसे ये जो मुझे अवार्ड मिला है उसकी हकदार हूँ।
ये बेबसी है। और आपने बेबसी देखी होगी, कितनी बार कस्में खाई हैं। बहुत ईज़ी होता है। वो कहते हैं ना, हमारा एडिक्ट जब मुँह खोलता है तो उसके अंदर से सिर्फ़ झूठ निकलता है। तो वो झूठ खाने के लिए, कसम खाने के लिए उसका वो भी एक उसी तरह से एक डिफ़ेक्ट बन जाता, कैरेक्टर डिफ़ेक्ट, कि वो मुँह खोलता है, कसम खा लेता है, बट वो होती झूठ में। क्योंकि वो उसकी बेबसी है कि शायद मेरे घर वाले इस बार मान जाएँ कि हाँ, मैं विसाखी पे, मैं लोहड़ी पे अब छोड़ दूँगा, मैनू एरी सौं। बट वो उनकी बेबसी है कि उनको दोबारा फिर से वो शुरू करना पड़ता है। वो कस्में, वादे सब टूट जाते हैं। ये है एडिक्शन की बेबसी। और इससे हमें पता लगता है, इस बेबसी से पता लगता है कि ये डिजीज कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है, उसकी पावर कितनी है, उसकी फोर्स कितनी है। जब हम ये बोलते हैं दिस डिजीज इज पावरफुल, कनिंग, बाफलिंग, तो इससे पता लगता है कि ये कितनी पावरफुल है ये डिजीज। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज बर्बादी। बर्बादी मीन्स डिस्ट्रक्शन। Patient faces total breakdown, health deteriorates, finances dry up, jobs are lost, relationships are broken, addiction consumes everything. सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमारे पास जब फैमिलीज आती हैं तो हमें कहती है कि मैम बचा ही नहीं कुछ, कख भी नहीं रहा। इन्ने हमारे पास ना कई बार ये अब्रॉड से आते हैं पेशेंट, कहते हैं इसने इतना कमाया, इतना कमाया, सब उजाड़ दिया। या अगर लोकल इंडिया में है तो तब भी कहते हैं कि ये एक टाइम पे यहाँ पे था, इतना हाई अचीवर था, अब ये जीरो हो गए। घर की चीजें बेच दी हैं। हमारे पास पीछे ओपीडी में ना एक पुअर पेशेंट आए थे। उन्होंने बताया कि जो मेरा हस्बैंड है ना, वो सिलेंडर तक लेके चले जाता है। सिलेंडर तो छोड़ो, उसने घर की टॉयलेट की सीट उखाड़ के बेच दी। अब बताओ, इससे ज्यादा हेल्पलेसनेस और बर्बादी क्या हो सकती। कहती मैम मैं इस चीज से इतनी मैं हार्ट ब्रेक हो गया है कि चलो सिलेंडर उठाता था, बर्तन उठाता था, ज्वेलरी बेची उसने, सब कुछ बेचा, टॉयलेट की सीट उखाड़ के बेचती, देखो और क्या कर सकते हैं। मतलब इतनी बर्बादी होती है। पेशेंट को दिख रहा होता है। मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था, हमारे लव्ड वन की कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कोई फैसला करने की। वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, वो उसकी बीमारी करवा रही है उससे। वो अगर गलत लफ्ज यूज कर रहा है, वो कुछ भी कह रहा है। हमारे 2 पेशेंट्स ऐसे थे। एक पेशेंट ने अपनी मदर पे फायर कर दिया था, तो मदर बाय चांस झुक गए थे तो उनको नहीं लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मदर पैसे नहीं दे रहे थे। वो उसको अपनी अर्ज हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी, अपनी क्रेविंग के आगे देखो, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं नशा माँ की जगह ले लेता है। तो जो माँ हमें सबसे प्यारी होती है, सबसे अजीज होती है, वो भी हम नहीं समझ पाते हैं, हम उनको भी गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। तो मदर के ऊपर फायर कर दिया और मदर बाय चांस बची। और एक पेशेंट हमारे पास जो आते थे, उन्होंने खुद बताया अपने डाटा इंटरवेंशन में कि मेरी वाइफ मुझे रोक रही थी बाहर जाने के लिए, तो मैंने गन निकाली, उस पर फायर किया, उसके कान के यहाँ से गोली निकल के गई। तो ये इससे बड़ी क्या बर्बादी है। किसी ने अपने दादाजी को धक्का दिया तो उनकी हड्डी टूट गई। एक पेशेंट के मदर आए थे जब एडमिट कराने, तो उनके सिर पे बहुत ज्यादा पट्टी बंधी हुई थी और बहुत एज थी उनकी ना। तो हमने उनसे जिस दिन एडमिट कराने आए थे, हमने कहा क्या हुआ मैम? कहते कुछ नहीं, मैं ना सीढ़ियों से फिसल गई थी। तो हमने कहा अच्छा चलो अब अपना ध्यान रखना, अब आपने घर पे अकेले होना है या वॉट। जैसे ही डाटा इंटरवेंशन हुआ और हमने उनको कहा कि प्लीज झूठ नहीं बोलना, तो वो डाटा इंटरवेंशन में उन्होंने बोला ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 25 टांके लगे। तो ये है हमारी बर्बादी। जब हम बोलते हैं कि एडिक्शन में पेशेंट का बस नहीं चलता, सब कुछ बर्बाद हो गया, पर उसको नहीं दिख रही, उसको बिल्कुल नहीं दिख रही वो बर्बादी, क्योंकि उस टाइम पे उसका चिम्प ब्रेन, उसका एनिमल ब्रेन इतना ज्यादा वो ओवर पावर किया होता है उसने उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, कि पेशेंट को वो बर्बादी नहीं दिखती। वो दिखती किसको है? फैमिली मेंबर्स को। और आपको ये बता दें कि जब तक बर्बादी नहीं ना होती, तब तक हम शायद सीरियस भी नहीं होते ट्रीटमेंट के लिए। तब तक हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आदत है, छूट जाएगी, इट्स ओके, ठीक हो जाएगी।
जब पूरी बर्बादी हो जाती है, कोई बॉटम हिट हो जाते हैं, बर्बादी में बहुत कुछ होता है। अब इससे ज्यादा देखो, इससे ज्यादा एक बेबसी एक पेशेंट की कि अपनी ही माँ को मारा, अपने ही फादर को हिट कर दिया, अपने ही भाई को धक्का दे दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अपने ही घर से सारी ज्वेलरी उठा के तो बेच दी। हमारे एक पेशेंट ने अपनी बहन की स्कूटी बेच दी थी, और बेचने के बाद क्या किया था, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी बहन की स्कूटी जो है वो गुम हो गई है, वो रिपोर्ट लिखा दी। और फिर पता लगा डाटा इंटरवेंशन में उन्होंने बताया कि देखो हम तो फैमिली मेंबर हैरान ही रह गए, हमारे घर में तो झूठ है ही नहीं। कि बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि जहां से मिली तो उन्होंने बोला ये तो उस फलाने बंदे ने इतने में बेची है मुझे। अब व्हाट इज दिस, दिस इज बर्बादी। हर चीज की बर्बादी हो रही है घर में। एंड जो फैमिली है, family structure collapses, there is constant conflict, mental trauma, loss of money and destruction of peace in the home. पैसों की तो बर्बादी होती है, घर में जो हमारा सुकून है वो खत्म हो जाता है। फैमिली हमेशा डर से ऑपरेट करती है, डर इतना बना रहता है कि वो डर के मारे कई बारी फैमिली से भी कोई ना कोई गलत फैसले हो जाते हैं, कुछ गलत चीजें हो जाती हैं। फैमिली को ये लगता है, एंड कई बार पता है क्या होता है, उस डर के मारे फैमिली क्या करती है, क्योंकि फैमिली देखती है कि बीमारी इतनी बढ़ गई और बर्बादी हो गई है, तो फैमिली क्या करती है, इनेबलिंग करनी शुरू हो जाती है कि चलो अगर 1000 मांग रहा है तो 500 दे देते हैं, 500 में गुजारा कर लेगा। ये ना हो कि पिछली बार इसने मार दिया था फिर से मार दे, इससे अच्छा तो पहले जा, तो जा, जो करना है कर ले। अब ये कितनी बेबसी है फैमिली की, क्योंकि मुझे ये डर है कि घर में इसने बर्बादी करनी है, कुछ ना कुछ काम खराब करना है, इससे अच्छा इसको कुछ ना कुछ दे ही दो। क्या हम रिलेट करते हैं इसके साथ? बर्बादी, सेहत बर्बाद, रिश्ते बर्बाद, उसका करियर बर्बाद, आपके घर का चैन सुकून बर्बाद है। एडिक्शन यही, ये बीमारी सब कुछ यही लेकर आती है। मतलब वो दीमक की तरह बिल्कुल घर के अंदर आती है, पता भी नहीं लगता, और एक दिन हम देखते हैं कि वो सारी की सारी अलमारी खाली होती है। उसी तरह एडिक्शन की बीमारी सब कुछ हमारी लाइफ में, अब हमारी लाइफ के साथ जिन 4 लोगों की लाइफ जुड़ी होती है वो भी ऑन द वे ऑफ किस पे हो रहे होते हैं, बर्बादी। ये है इस बीमारी की पावर, कि अगर ये बीमारी घर पे आ गई तो ये अपने पीछे पूरा तांडव बर्बादी का लेकर आएगी, पूरा तांडव, पूरा बर्बादी का घर पे मचेगा। हमने सब देखा है। पर हमारा पता क्या, हमारा कई बार मन करता नहीं, इनके घर ज़्यादा बर्बादी है, अभी हमारे तो कम हुआ है। बट आप इस शब्द को ना भूलिए कि ये बीमारी बहुत चालाक है, क्योंकि इसका नेचर ही इस तरह से है कि ये आगे बढ़ेगी और सब कुछ खत्म कर जाएगी। बिल्कुल उस चिंगारी की तरह जो एक बार घर पे आती है और सारा के घर पूरा जला देती है। तो एडिक्शन में वो पावर है इस बीमारी में कि आपको राजा से रंक बना देती है। आपने किसी घर में देखा है कि एडिक्शन की बीमारी हो और उस घर के हाथ से वापस वहीं पे बरकरार रहते हो? वो तो हाथ से घर से चले जाते हैं, सुकून, चैन, सब कुछ। टाइम चला जाता है, मैं कहती हूँ सारी चीज़ें शायद वापस भी आ जाएँ। क्या वो टाइम, वो बचपना, वो जो बच्चों के आपके जो चाइल्डहुड के डेज़ थे, क्या वो वापस आएँगे जो आपने बर्बाद किए? आज भी हम सुबह शेयरिंग में सुन रहे थे, तो वो पेशेंट कह रहा था कि मैम मैंने बचपन से ही देखा है, फादर ड्रिंक करके आते थे एंड वो मदर और फादर का फिर झगड़ा होता था, तो हमें तो पता लग रहा होता था कि पापा शायद मम्मी को मार रहे हैं। तो शायद वो पेन तो थी, तो वो बर्बादी की तरफ ही लेके गई ना। हमारे घरों को ये बीमारी साइलेंटली बर्बाद कर रही होती है, बट हमें पता ही नहीं लगता। यहाँ पर आप सब जो बैठे हैं, आप अपनी लिस्ट देख लीजिए, आप प्लस करके बैठे हैं कि चीज़ों को माइनस करके बैठे हैं अपनी लाइफ में, बीइंग इट्स हेल्थ, रिलेशन, वर्क, मनी, करियर अपॉर्चुनिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके घर का सुकून। वो प्लस प्लस हुआ है कि माइनस माइनस होता जा रहा है, माइनस माइनस। सो दैट इज कॉल्ड बर्बादी इन एडिक्शन। नेक्स्ट, पहली चीज क्या लेके आई, वो बेबसी। सेकंड, बर्बादी। तीसरी, बदनामी।
एडिक्शन वाले घरों में और जो सोसाइटी में जब निकलते हैं, एडिक्शन वाले घरों को लोग कैसे देखते हैं, उस इंसान को कैसे देखते हैं? फलाने दा मुंडा तो देखें किवें दा निकलिया। आपने ये सारी टिप्पणियाँ, ये सारी टिचकरें सुनी होंगी। इस बंदे पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि एडिक्शन के पीछे क्या है? बदनामी। So let's see, patient feels judged, labeled as a failure, characterless, dangerous, they are shunned socially. एक एडिक्ट वाले पेशेंट को कैसे देखते हैं? करेक्टरलेस, मॉरली अच्छा, मॉरली करप्ट है, इसके कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, यही बदनामी आती है। भाई इनके घर में इनका बेटा एडिक्शन में है, हमें लोग किस नज़र से देखते हैं? आपको लगता है हमें रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि हमें भी डाउट की नज़र से? हम भी उसी घेरे में आ जाते हैं कि इन घर में इनका बच्चा ऐसे है तो माँ बाप की परवरिश ऐसी होगी, तो शायद, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग पुरानी है ना, क्योंकि हम बीमारी को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एडिक्शन अपने पीछे क्या लेकर आती है? बदनामी, लोगों की बातें सुनना, टिचकरे सुनना, एंड देन हमारी फैमिली का पर्सपेक्टिव। फैमिली फील्स ashamed, isolated, they may hear whispers or judgment from society. Invitation stop, they stop talking about the addicted person. दो लोग आपसे सिर्फ आपसे पूछें आपका बेटा कैसे है, आप घबरा जाते हैं कि शायद इनको हमारे घर की बात तो नहीं पता लग गई, शायद हमारा तमाशा तो नहीं बना रहे, शायद मजाक तो नहीं उड़ा रहे। हम घर से निकलना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें बाहर होता है कि हमारे बाहर हमारे ऊपर उंगली ना कोई उठाए। हमें बदनामी का इतना डर होता है कि हम अपने घर में ही कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में बात मत करो, घर की बात बाहर ना निकल जाए, क्यों? नहीं तो बदनामी होगी। वाइफ्स अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको क्यों अपसेट करना है, मेरे हस्बैंड की बदनामी ना हो जाए। हम उसके ऑफिस से फ़ोन आता है, हम झूठ बता के कोई कहानी बना देते हैं कि वो रात को कहीं बाहर गया हुआ था, लेट आया इसलिए लेट सोया। हम कभी बताते ही नहीं हैं कि वो नशा करके बैठा है, क्योंकि हमें बदनामी का डर होता है। हमने जितने झूठ बोले, जितने पर्दे डाले अपने लव्ड वन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बचने के लिए? बदनामी। बट बीमारी में इतनी पावर है कि वो सब कुछ बदनाम करके ही छोड़ती। एक एक रिश्ते की नीलामी करता है वो। जब माँ को धक्का बजता है, वाइफ को गाली पड़ती है, बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, तो वो क्या है? बर्बादी के साथ आपकी नीलामी, आपकी बदनामी। सबको बाहर पता लग जाता है कि इनके घर का माहौल ठीक नहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग। हमने एक्सपीरियंस किए, हमारी नज़रें नहीं मिल पाती हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या? शर्मिंदगी का एहसास साथ में चल रहा होता है कि हमारे घर में कोई एडिक्ट है। वो एडिक्ट को हम लेबल करते हैं गंदा इंसान है, हमने कभी उसको लेबल नहीं किया कि बीमार इंसान है। तो हम बदनामी के डर से लुकते छुपते फिरते रहते हैं। हम सब ने ये किया है बदनामी के डर से, कभी पर्दे डालना, कभी लुकना, कभी छुपना, कभी इन्विटेशंस को रिजेक्ट कर देना, कभी वहाँ से कन्नी कतरा के झूठ बोल देना कि हम नहीं आ सकते। ये सब हमने किए किस डर से? क्योंकि हमें हमारी एक रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, पर बीमारी हमारी रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देती है। मुझे छोटे होते याद है, हमारी ना कॉलोनी में एक अंकल होते थे, वो बहुत अल्कोहल पीते थे। एंड हम जब सारी बच्चियां शाम को खेलते थे ना, तो हमारे नेबर वाले जो आंटी हैं, उन्होंने स्पेशली एक हिदायत दी होती थी कि बच्चे तुमने ना उनके घर के बाहर वाली साइड पे जाके नहीं खेलना। वो शराबी ही है, तो कुछ पता नहीं हैगा, बाहर आएगा ना तो कुछ काम खराब करेगा, तुमने वहाँ नहीं। आई वॉज वेरी यंग, आई स्टिल रिमेम्बर। तो ये जो है ना लेबलाइजेशन, ये जो तगमा लग जाता है, और उसके कारण जो टॉक्सिक शेम आती है फैमिली में और पेशेंट में, कि वो फिर उभरने ही नहीं देती, निकलने ही नहीं देती उस चीज से। और बदनामी में क्या नहीं हुआ हमारे साथ, पुलिस केस हुए, थाने जाना पड़ा बहुत बारी। जो फॉरेन से आए हैं उनको लाइसेंस कैंसिल हो गए, DUI हुई, ड्रंक ड्राइविंग हुई, मोहल्ले में पता लगा, सारी कॉलोनी में पता लगा। हम ना डर के मारे हम क्या करते हैं, हमें एक दो पेशेंट की फैमिली ने ये भी बताया कि जब ये शोर मचाता था ना नशा करके, तो हम म्यूजिक लाउड कर देते थे, खिड़कियां बंद कर देते थे। हम क्या करते हैं, हमें बदनामी का इतना डर होता है तो हम कोशिश करते हैं घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना जाए। लेकिन हम गलत होते हैं, हमारी बात बाहर वालों को हमसे पहले पता होता है। हमारे घर का माली, हमारे घर का गार्ड, हमारे घर का ड्राइवर, वो पूरे मोहल्ले में जाता है और उसको सबको पता होता है कि क्या चल रहा है हमारे घर।
हमें ही नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। और ये जो बीमारी बदनामी लेके आती है, उससे हम इतना ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारे जाना बंद कर देते हैं, हम सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, हम किटी पार्टीज में जाना बंद कर देते हैं, हम यहाँ तक कि जब फंक्शंस होते हैं, कोई फैमिली फंक्शंस, तो हम अवॉइड करते हैं या घर का एक बंदा भेज देते हैं, इस डर के मारे, जैसे मैम ने बोला कि अगर किसी ने पूछ लिया कि आपका बच्चा क्या करता है, तो हम क्या ही जवाब देंगे। इतना बदनामी का डर होता है कि यहाँ पे हमने सुना है कि पेशेंट्स की फैमिलीज कहती है, हमने कहा है वो 3 महीने के लिए दुबई गया हुआ है, वो 3 महीने के लिए, हमने ये नहीं कहा वो ट्रीटमेंट के लिए, हमने बोला है वो अपनी मासी के पास गया हुआ है 3 महीने के लिए, वो अपने नान के गया हुआ है। इतनी हमें बदनामी का डर होता है। तो जो बीमारी है वो हमारी हेल्पलेसनेस लेके आती है, बीमारी, ये जो हमारी बीमारी है ये क्या लेके आती है, बर्बादी लेके आती है, बदनामी लेके आती है। जिसको ये तीनों चीजें नहीं दिख रही, या जो फैमिलीज या हमारे लव्ड वन इन तीनों चीजों के बारे में अगर बात नहीं कर रहे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो फिर हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हमारा डाटा इंटरवेंशन ये कहता है कि अपनी और अपने मरीज की हेल्पलेसनेस बताओ, ओवर द इयर्स, इन 10 सालों में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, 2005 में ये हुआ, 15 में ये हुआ, 20 में ये हुआ, 25 में ये हुआ। ये ऐसे हमने हेल्पलेसनेस फील की, यहाँ यहाँ हमारी बर्बादी हुई, यहाँ यहाँ हमारी बदनामी हुई। जब तक आप खुल के वो नहीं बताएंगे, तो हमारे पेशेंट, देखो हमारे पेशेंट की तो कैपेसिटी नहीं है, उसको तो लगता ही नहीं है उसने कुछ गलत किया, उसको तो लगता, इसमें हमने पेशेंट की बेइज्जती नहीं करनी है, हमने ये कहना है कि बेटा तुम्हारी बीमारी की वजह से ये सारी चीजें हुई। जब तक हम इस चीज को खुद नहीं रियलाइज करेंगे, हम कहते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है गया हुन, चलो हो गया, नाले तुसी कहंदे हो कि वो बीमार है ते ओदे वास्ते नहीं सीगा, फिर क्यों ਇਹਦੇ बारे गल करनी, क्यों दसना नहीं। डाटा इंटरवेंशन जब तक आप नहीं बताओगे, उसको अपनी बीमारी का रंग रूप नहीं नजर आएगा, और जब रंग रूप नहीं नजर आएगा तो वो उस पर वर्क कैसे करेगा। तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीजों को डिस्कस करें। Next is बेइज्जती, humiliation, disrespect. Patient experiences insult at home, work, and society. Addictions make them behave in ways that draw ridicule. अब बदनामी होएगी तो बेइज्जती साथ ही पीछे पीछे चल के आएगी, भाई आया तो बहन भी तो पीछे चलेगी। जहाँ बदनामी होगी तो वहाँ पे फिर क्या, साथ में बेइज्जती, लेबल लग जाना। आप कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेइज्जती, उसके साथ फैमिली की भी पूरी बेइज्जती होती है। वाइफ अपने पेकों को बुलाती है, जहाँ आप 4 रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो उसमें साथ में क्या होता है, बदनामी के साथ में क्या आती है, बेइज्जती। वो जो टिचकरे सुनते हैं, वो जो टॉन्ट सुनते हैं, वो जो ताने मेने बजते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी रिस्पेक्ट पे एक वो लगता। आप मुझे बताइए कि लाइक एक जो हमारा जो पेशेंट है, जो आपका लव्ड वन है, आपको कितना को वो क्रेडिबल लगता है कि वो अपनी बात पे अपने पक्का रहेगा, अपने शब्दों पे खरा उतरेगा? आपको लगता है वो नहीं कर पाएगा जो वो बोल रहा है? जो वो बोल रहा है वो तो उससे होता ही नहीं है। तो क्या वो इंसान जो अपनी बात पे ही नहीं खड़ा रहेगा, क्या वो अपनी रिस्पेक्ट बना पाएगा? वो तो बात बात पे झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने से उसके पीछे क्या आती है, उसकी बेइज्जती। ये जो कोर्ट कचहरियों में जो थानेदार माँ बाप की फिर चंगी लियारी लाते हैं, वो क्या पीछे लेकर आती है, बेइज्जती। सारे रिश्तेदारों के ऊपर जब वो मजाक बनता है, तो क्या उस घर के ऊपर क्या आती है, माँ बाप के ऊपर, उस वाइफ के ऊपर, सब जगह क्या होती है, एक इंसल्ट, एक ह्यूमिलेशन। वो कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, इनके घर का मुद्दे आजकल क्या है, भाई फलाने के घर में ये हो रहा है, तो हम क्या बन जाते हैं, वो टॉक ऑफ द टाउन उस टाइम पे कि यार अच्छा फलाने ने मारिया सी, अपनी वाइफ ने कुटिया है, मां ने धक्का मारिया, शादी पे गया, सूट बूट वेल टाइट सूटेड एवरीथिंग, बट शादी से वापस कैसे आया, पग कितने उतरी हुई है, आप जहाँ उत्थे गाला कढ़ रहे, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੈ,
तो डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती साथ में लेके आई ये बीमारी। एंड सिमिलरली पैरेलली फैमिली में क्या होता है, फेसेस डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एडिक्टेड मेंबर एंड सोसाइटी, दे फील इंसल्टेड व्हेन नेबर्स, रिलेटिव्स, अदर टॉक टू देम। सारे फिर रिश्तेदार, तू समझाते क्यों नहीं वाइफ को, बेटा तू प्यार से छुड़वाती क्यों नहीं, वाइफ तो जो चाहे सब कुछ कर सकती है। माँ बाप, हमें लगता है कि उनसे बात, सारे रिश्तेदार कहते हैं तू ज़्यादा सख्ती ना बरते है ना, ऐस करके तेरे लाड प्यार दा सारा नतीजा है। वो ज़्यादा सख्त हो तो हम ज़्यादा तो खिंच के रखे सी ना, हुण तू देख ले तेरा सारा कंट्रोलिंग बिहेवियर अगे आ रहा है, ना आप इधर के ना आप उधर के, हर टाइम पे आपको सोसाइटी से क्या मिल रही है, इंसल्ट, क्रिटिकल रिमार्क्स, आप पे क्वेश्चन, आपकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन, घर के वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन, आपके आगे लाइफ के गोल्स और पर्पस को लेके कि आपका कुछ नहीं बनना। तो हम सब ने वो मोमेंट्स ऑफ इंसल्ट, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो हमारे साथ हुए हैं, ब्याह शादी पे गए, हम वापस कैसे आए, अपनी इंसल्ट करा के। हमें फ़ोन आ जाता है थाने से कि पहुंचो, आपका बेटा इस हालात में हमें मिला है, गाड़ी का टक्कर हुई, जहाँ रोड रेज हुआ, तो हम किस हालात में पहुंचे, बेइज्जती के हालात में। तो हमने ये एक्सपीरियंस किए हैं अपनी इंसल्ट, दैट मोमेंट्स ऑफ ह्यूमिलेशन, कि उस टाइम पे बंदे को लगता है कि मेरे को कोई धरती कहीं ना फट जाए, मैं नीचे दब जाऊं, कि जितनी आज मेरी बेइज्जती हुई है मेरे रिश्तेदारों के सामने। जब बच्चा, रिश्तेदार घर पे आए हुए हैं, जब ऊंची आवाज में आपके साथ बात करता है, उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है कि इसने कितनी को इंसल्ट कर दी अब माँ बाप की। सो दैट इज द मोमेंट जिसको हम कहते हैं कि ये बीमारी जब आएगी, उसके पीछे बदनामी और बेइज्जती हाथ पकड़ के दोनों ही आएंगी। तो ये बीमारी में अब आप देखिए, एक एक जो चीज है, ये सारे वर्ड्स आपका डाटा इंटरवेंशन है कि ये बीमारी में हमने अपनी बेबसी देखी, इस बीमारी में हमने अपनी बर्बादी देखी, इस बीमारी में हमने बदनामी देखी, हम इस बीमारी में हमने अपनी बेइज्जती, अपने लव्ड वन की बेइज्जती खुद की भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी बेइज्जती हुई है, हमने भी चंगी लापा की है। हमने उस बेइज्जती में अपने लव्ड वन को घर से निकलने के लिए कहा है। हमें इतनी हमारे अंदर बेबसी होती है कि हमने यहाँ तक कहा होता है कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू पैदा ही क्यों हुआ। तो दैट इज कॉल्ड कि लाइक कि बेबसी के साथ हमारी जब बेइज्जती हो रही है, तो हम भी आगे से रेसिप्रोकेट फिर अपने लव्ड वन के साथ कैसे करते हैं, ये वाले कड़वे शब्द कह के। नेक्स्ट इज बेसब्री। Patient becomes impulsive and restless. They cannot tolerate any delay, discomfort or emotional pain. They want immediate relief, often through using the substance. हमारे मरीज में बेसब्री होती है, इम्पेशेंस होती है। हमारे मरीज जो हैं, हमारे लव्ड वन हैं, उनको जिंदगी में स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता। वो अगर कोई भी स्ट्रेस आता है तो उनको एक ही तरीका आता है कि हम जल्दी से अपना सब्सटेंस ले लें, फटाफट से। इसको क्विक फिक्स भी बोलते हैं, इमीडिएट रिलीफ भी बोलते हैं। तो जो बेसब्री है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गई। हम जो ये बात कर रहे हैं, हमारे जो पहले 3 थे वो थे हमारे बेसिक, जिसको बोलते हैं बेसिक स्टेप्स हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हमारी एडिक्शन की कैसी है। और ये जो बाकी के जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी इंडिकेशंस है, निशानियां हैं जो हमारे लव्ड वन में आ जाती है। हमारे लव्ड वन में बेसब्री कैसे आती है कि उसको अपनी जो क्रेविंग हो रही है, या उनको जो अगर उनका मूड खराब हो रहा है या स्ट्रेस आ गया है, उनको लगता है कि अब मेरे से ये टॉलरेट नहीं होना, मुझे फटाफट से इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और उनके ब्रेन ने एक ही चीज लर्न की हुई है, क्विक फिक्स। फटाफट से मुझे कुछ मिल जाए जिससे मेरा दिमाग नम हो जाए, नहीं होता, नम हो जाता है, सुन हो जाता है। और फैमिलीज में क्या होता है, उनमें बेसब्री होती है कि अब ये ठीक कब होगा, जल्दी से ठीक हो जाए, फटाफट कुछ ऐसा जादू हो जाए कि फटाफट से ये ठीक हो जाए और हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़े। हमें कई बार ये ना कुछ फैमिलीज आके पूछती हैं, 2.5 साल, ਤੁਸੀਂ 2.5 साल कहते हो, 2.5 साल कौन आएगा, इन्ने ते घर जाते नहीं, आना, इन्हें गल ही नहीं सुननी। ये बहुत लंबा समय है मैम। तो हम इस चीज को समझें कि स्टेप बाय स्टेप होना है ठीक। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में से हमें गुजर के जाना पड़ना है। अगर हम बेसब्री रखेंगे
और पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारी भी वही प्रॉब्लम है। और इतनी देर से हम यही करते आ रहे हैं, हमने कितनी और वॉर करी है, कितने तरीके किए हैं। कभी हमने, जैसे मैम ने बोला, हमने चिल्लिए किए, कभी गुरुद्वारे गए, कोई और तरीके किए कि किसी तरीके से हमारा बच्चा ठीक हो जाए। वो हमारी जो बेसब्री है वो एक इंडिकेशन है हमारी बीमारी की। तो हमें बेसब्री नहीं करनी, हमें पेशेंस लेके आनी है। So coming next is beyaqini. Patient feels no trust them, no one trusts them, and they often don't trust others. They suspect others of control, judgment, or rejection. And likewise, family, after being lied to many times, families stop trusting the patient, even they are telling the truth. This breaks emotional bonds. एडिक्शन की बीमारी हमारे घरों में हमारा इमोशनल बॉन्ड, एक जो विश्वास होता है, जो लव ट्रस्ट बॉन्ड होता है, उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हम यकीन कर ही नहीं रहे होते। अब देखो, जब हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हमारी बात पे, डॉक्टर भाटिया की बात पे पूरा बिग यहाँ पे एक मिसट्रस्ट होता है कि शायद इनका कोई फ़ायदा हमें यहाँ पे 100 दिन रखने का, शायद इनका कोई पर्सनल, समटाइम्स वी फील दैट हम शायद एजेंट है डॉक्टर भाटिया के, तो मैम ने पक्का पता नहीं कोई टारगेट पूरा करना है 100 दिन का रख के। तो रिसर्च कहती है, यू कैन ऑल मतलब गूगल इट अप ऑन WHO, एक गुड रिकवरी आपसे इंडोर प्लान मांगती है, आपसे 100 दिन का प्लान मांगती है। एक ब्रेन को रिकवर होने में 14 मंथ्स का एब्सटिनेंस, 2.5 साल की रिकवरी का पीरियड मांगती है, क्योंकि बीमारी पीछे बहुत बर्बादी लेकर आई होती है। बट सबको डाउट हो रहा होता है कि ये पता नहीं, ये जो हमको फॉलोअप्स का प्लान देते हैं, दैट्स कॉल्ड आफ्टर केयर प्लान, उस पर भी इतना मिसट्रस्ट होता है कि शायद पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। अब हमने 100 दिन का प्रोग्राम तो कर दिया है, हमको वो पता नहीं रडार में रखते हैं, ऐसे डाउट की रडार पे रखते हैं कि जैसे पता नहीं शायद हमारा कोई पर्सनल यहाँ पे फायदा हो रहा है। आप ठीक होंगे तो आपका घर सबसे पहले ठीक होगा, ठीक है। आप बीमार वापस होते हैं तो सबसे पहले बीमारी घर पे अटैक करेगी। बट हमें हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा फेस करना पड़ता है कि हमें मिसट्रस्ट, हमें ऐसे डाउट की नज़रों में क्यों रखा जाता है कि हम सस्पिशन है कि शायद हम कोई पाकिस्तान की टीम से आए हैं और आप इंडिया की टीम में हो, हम शायद आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पायर कर रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि बीमारी बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि शीशा एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ता नहीं, तो हमारे पेशेंट्स का भी ऐसे लग रहा होता है कि ये ट्रस्ट जो एक बार हमारा टूट गया है, ठीक है, क्योंकि हम पे कोई विश्वास तो अब करेगा नहीं, तो शायद ये ट्रीटिंग टीम भी हमारे अगेंस्ट ही काम कर रही है। सो इस तरह से बेयकीनी, उनको यकीन ही नहीं आ रहा होता। एंड यहाँ पे पहले दिन भी मैम मैं छड़ पावांगा, मैं तो रह ही नहीं सकता, देयर इज नो ट्रस्ट, अपनी ही एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा होता कि मैम इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इतनी होपलेसनेस होती है कि दैट यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो ये जो प्रोसेस है इसको ट्रस्ट बोलते हैं कि ये प्रोसेस ट्रस्ट पे बेस्ड है, फेथ पे बेस्ड है, श्रद्धा पे बेस्ड है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप डाउट, संदेह, शंका के साथ चलते रहे तो ना आप आगे चल पाएंगे ना हम आगे चल पाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि इस प्रोग्राम के जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रस्ट है, फेथ है, आप वो लेकर आए रादर देन डाउट। ठीक है, इनिशियली डाउट होता है, बट हम तो कह रहे हैं आजकल जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यू कैन गूगल इट अप एवरीथिंग, द राइट इन्फॉर्मेशन, बीमारी क्या है, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान क्या है, इंडोर प्लान क्यों ज़रूरी है, आफ्टर केयर प्लान क्यों ज़रूरी है, आपको पूरे राइट फैक्ट्स निकल आएंगे। आप प्रोफेशनल्स के साथ बिल्कुल बैठ के ट्रांसपेरेंसी पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे अंदर कोई ये प्रोग्राम में कुछ अगर आपको लगता है डिस्क्रिपेंसी है तो हम इतने ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात ना करते। प्रोग्राम ओपनली सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं कि डिटॉक्स होगा, दैट्स कॉल, उसके बाद 7 दिन का, फिर एब्स्टिनेंस स्टेज होगी, फिर ये वो इंडोर प्लान हो गया, फिर इंसान अपने करेक्टेड इफेक्ट्स पे काम करेगा, वो उसकी सोब्राइटी वाली स्टेज होगी, फिर लास्ट में जाके रिकवरी आती है। डिटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। तो डोंट डाउट कि डिटॉक्स हो गया, 100 दिन हो गए, खत्म हो गया ट्रीटमेंट। बीमारी क्रॉनिक है तो प्रोसेस भी थोड़ा लंबा चलेगा। तो प्लीज़ फेथ करना सीखिए। ये बेयकीनी से टूटे विश्वास के साथ हमारा दिल बहुत टूटता है कि होल हार्टेडली मैम फैमिली नहीं जुड़ रही। हम हमेशा फैमिलीज पे कहते हैं, हमारा पेशेंट का तो बहुत बाद में नंबर आता है, हम कहते हैं फैमिलीज तो पहले समझें, उनका तो हमारा कनेक्शन बने, बट मिसट्रस्ट वो कनेक्शन बनने ही नहीं देता, वो बिल्कुल हमें ना पोल्स अपार्ट।
वो बिल्कुल ब्रिज की जगह ना हमें बाउंड्री बना के रख देता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी इसमें, जब हम बोलते हैं ना 2.5 साल, तो कई बारी ना ये पेशेंट्स कई बारी बीच में बोलते हैं, आपने तो 2.5 साल बोले थे, वो फलाना पेशेंट तो 3 साल हो गए आ रहा है, 3.5 साल हो गए आ रहा है। तो इसमें आपको क्लियर कर दें कि कुछ हमारी कोमॉर्बिड इलनेसेस होती हैं जो नशे के साथ होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या हमारी ओसीडी है। ऐसी कुछ बीमारियां जो लंबे समय तक चलती है, उनका इलाज कई बार लंबा चलता है। ये जो स्टैट्स कहते हैं, स्टैट्स यही कहते हैं कि 2.5 साल में रिकवरी हो जाती है। उसके बाद जो आपका कनेक्शन है वो आपका सिर्फ थेरेपी का कनेक्शन है, ताकि आप बेटर हो सको, ताकि आप ठीक हो सको, आपको इतनी आइडेंटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी बात, हमारे लव्ड वन कई बारी अपनी फैमिली पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कल ना मैं गुस्सा किया सी ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, टीम भेज दो। ਇਹ पहले भी इतना ही करते रहे हैं ਤੇ ਹੁਣ दोबारा ਤੇ नहीं करेंगे। तो ऐसा मिसट्रस्ट होता है इस बीमारी में। मिसट्रस्ट मतलब बेयकीनी, मरीज को खुद पे यकीन नहीं है कि वो ठीक हो सकेगा, मरीज को अपनी फैमिली पे यकीन नहीं है कि अगर ये अब थोड़े पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो कहीं कुछ है तो नहीं। मिसट्रस्ट ऑन देयर थेरेपिस्ट कि ये कुछ अपना और कोई फायदा तो नहीं उठा रहे और कुछ तो नहीं कर रहे। एंड इन द सेम वे फैमिली ने इतने झूठ देखे होते हैं पेशेंट के तो कि उनको यकीन नहीं आता, सब कुछ ठीक भी चल रहा होता है तब भी फैमिली का वो फेयर फैक्टर चलता है जिससे मिसट्रस्ट आता है। और ये जो 2.5 साल का ट्रीटमेंट है उसमें शायद आप लोगों का दिल बैठ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5 साल वो इसी हॉल में, इसी हॉस्पिटल के में ही बैठा रहेगा। 2.5 साल का मतलब है कि वो काम पे जाएगा पर उसका इलाज चलेगा, वो शादी करेगा पर उसका इलाज चलेगा, शायद वो अपनी फैमिली वे में आगे बढ़ेगा पर उसका इलाज चलेगा, क्योंकि बीमारी क्रॉनिक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2.5 साल का मतलब कि पेशेंट को इंडोर ही रहना पड़ेगा। तो कई बार ये चीज़ें लेके ना हमारे फेयर्स बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा 2.5 साल हॉस्पिटल में, 2.5 साल हॉस्पिटल का मतलब है कि पेशेंट की नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल वो अपनी ज़िंदगी में कम बैक करेगा, बट उसके साथ उसका इलाज पैसिव वे में साइलेंटली साथ साथ चलेगा। उसे पता भी नहीं लगेगा कि उसकी थेरेपी, उसका फॉलोअप क्यों इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पे सिर्फ आएगा अपने आप को रिफ्रेश, रिचार्ज करने। नेक्स्ट इज बेरुखी, indifference, coldness. Patient loses emotional connection with loved ones. They may stop showing affection, care, or empathy. They become numb. Family, out of self-protection, family also withdraws emotionally. Warmth is replaced by silence or anger. Relationship becomes cold and distant. मतलब कि बेरुखी आ जाती है इस बीमारी में, इंडिफरेंस आ जाती है। जो मरीज होता है उसको कोई इमोशन समझ नहीं आ रही, जान के नहीं कर रहा, वो उसकी बीमारी है। उसकी बीमारी की परत जो है, उसने जो एडिक्शन ली है, उसने हमारे लव्ड वन के ब्रेन में ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस करे हैं कि अब अगर आप रोते हो, आप उदास होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको समझ नहीं आती, क्योंकि उसका वो नम हो गया है। उसको सिर्फ अपनी वो वाली पेन नजर आ रही है कि मुझे क्रेविंग हो रही है और मैंने अपना जुगाड़ कैसे करना है। ही इज बिकम ऑब्सेस्ड विद हिज एडिक्शन। इसलिए वो जो आपको लेके पहले ऑब्सेस्ड था वो शिफ्ट हो गए हैं। ये जो कहा जाता है कि बीमारी, एडिक्शन जो है माँ की जगह ले लेता है। पहले माँ के साथ हमें प्यार होता है, ऑब्सेशन होती है, वो वार्मथ होती है, वो केयर होती है, वो फिर इनडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, जो फैमिली की पेन होती है वो इतनी बढ़ जाती है, एक स्टेज आती है वो इतनी बढ़ जाती है कि फैमिली की सैचुरेशन आ जाती है। फिर फैमिली कहती है जो करना कर, मरना मर, जिथे जाना जा, ए फड़ पैसे, जो करना कर। तो वो फैमिली भी धीरे धीरे कोल्ड और नम हो जाती है और उसके अंदर इनडिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये लेके कौन आता है? ये बीमारी। कहते हैं हमारे एडिक्शन वाले घरों में 2 चीज़ें बहुत कॉमन है, जहाँ वायलेंस, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जहाँ साइलेंस। वो साइलेंस है बिल्कुल टॉक्सिक साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी, जिसमें आप एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े। तो हमारे घरों का ये हाल है। और हमारी ये बीमारी इतना इमोशनली कोल्ड करती है। एक वाइफ को लगता है कि वो अपने हस्बैंड को हक कर रही है, उससे एक इमोशनली अपना बॉन्ड शेयर कर रही है, पर उसको नहीं पता होता कि वो ऐसे लग रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं, वो किसी स्टैचू को हक कर रही है। जो एक माँ है वो एक फीलिंग का प्रोसेस हाथ लगा के बच्चे को इंकरेज कर रही होती है, उसको ये नहीं पता कि उसका वो बच्चा नहीं है,
वो एक ऐसा लगता है कि एक कोई स्टैचू है, क्योंकि वो दूसरा इंसान जो बीमार इंसान है वो इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, इतना इमोशनली कोल्ड हो जाता है दैट यू फील कि लाइक कि ये कोई रिश्ता थोड़ी रहा है बचा है, क्योंकि रिश्तों में अब वो वॉमिट ही नहीं है, वो लव अफेक्शन, वो फीलिंग जो टच की होती है, बात करने की होती है, वो मिसिंग हो जाती है। तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम इनसे बात नहीं कर रहे, हम किसी बुत के साथ बात कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक ये बीमारी आपको इतना बेरुखी एंड साइलेंस वायलेंस, आप देखना कि आपके घरों में जहाँ लड़ाई झगड़ा है, जहाँ आप एक दूसरे को फिर बिल्कुल स्टोन वॉलिंग में आप बुला ही नहीं रहे हैं। Next is bias, hopelessness. Patient feels trapped forever. They believe that they never get better, and some even think of self-harm or suicide. After years of trying, family also gives up hope. They start believing this person will never change. ये जो hopelessness है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पेशेंट को लगता है उसके अंदर उसने इतने सालों से नशा करा होता है और उसकी फेल ट्रायल्स होती है, बहुत बारी उसने छोड़ने की कोशिश की होती है और उसको लगता है बस अब नहीं ठीक होएगा। जैसे मैम ने इनिशियली बीच में एक बार ही बोला था डाटा इंटरवेंशन में, हमें पेशेंट्स हमारे लव्ड वंस कभी कभी कहते हैं कि एक स्टेज आ गई थी जिसमें मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मेरे को लग रहा था कि मैं इतनी बेबसी नहीं देख सकता, मैं इतनी क्रेविंग्स नहीं बर्दाश्त कर सकता, रोज रोज मैं मरता हूँ, रोज रोज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ पर मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता इस, और मैंने अपने घर के लोगों को भी तंग किया हुआ है, इससे अच्छा मर ही जाओ, इससे अच्छा अपने आप को खत्म ही कर दो। और ऐसे ही होपलेसनेस कई बार हमारी फैमिलीज में आ जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो है ना वो क्रॉनिक है, इतनी क्रॉनिक है, वो इतने सालों से अब चली आ रही है, इस फैमिली की बस हो गई है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से फैमिली ड्रेन हो जाती है और फिर उम्मीद छोड़ देती है। उनको लगता है कि शायद ठीक ही नहीं हो सकता, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने अरदास भी करके देख ली, हमने इलाज भी करके देख लिया, तो कुछ भी नहीं बना, तो उनकी जो होप है वो शेटर्ड हो जाती है। ये बीमारी हमें होपलेस करा देती है। वन स्लिप वन रिलैप्स और फैमिली लगता है कि ख़त्म हो गई। पहले वो यहाँ पर लाने के लिए वो इतनी मतलब होपलेस होती है कि ये छोड़ेगा ही नहीं, ये ठीक होएगा ही नहीं, हमारा घर कभी दोबारा से सुंदर बनेगा ही नहीं। तो पहले तो ये उनके अंदर इतनी नाउमीदी होती है, फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस उनकी थोड़ी सी हिम्मत आती है, बट फिर कहीं कहीं न कहीं चलते चलते पेशेंट का कोई वीक एक्सीडेंट, कोई स्लिप, जहाँ उसका साल बाद रिलैप्स होता है, तो उनकी फिर उम्मीद फिर जो जगी होती है वो फिर बंद हो जाती है। वो लाटू जो जगा होता है वो फिर बुझना शुरू हो जाता है कि मैम ये ठीक हो पाएंगे। है बीमारी ऐसे, आप देखो कि ज़िंदगी में कभी आपको एक बार बुखार आया उसके बाद कभी भी नहीं आया, आया ना दोबारा। खांसी ज़ुकाम आता, आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया तो उसके बाद कभी ज़िंदगी में आपको वो बुखार खांसी नहीं आया। तो इस बीमारी को लेके हमारा इतना इंडिफरेंट एटीट्यूड क्यों होता कि अगर पेशेंट का अगर एक बार वीक एक्शन हुआ, मुझे लगता है क्योंकि हम इतना ड्रेन्ड आउट होते हैं यहाँ आने से पहले कि हमारी बस हुई होती है, हमें लगता है कि बस और नहीं, और कितने साल। बट जर्नी है, आपकी स्ट्रगल है, मतलब यू हैव टू चूज द राइट स्ट्रगल कि इस स्ट्रगल में अगर आप ट्रीटमेंट में हो तो आप बेहतरीन की तरफ तो जा रहे हो। अगर आप बिल्कुल भी अगर इस इलाज में नहीं आओगे, कोई प्रोग्राम कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करोगे, तो स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी, फिर तो वो बर्बादी तो पड़ी है वहाँ पे। तो इस बीमारी में नाउम्मीदी इतनी हमें घेर के रखती है कि हमें विश्वास ही नहीं आ पाता कि ये ठीक हो पाएगा, हो पाएगा। तो हमें वो होपलेसनेस को निकालना है, और वो होपलेसनेस में हमने अपने पेशेंट से कई बार सुना है, मैम मरना तो हैगा ही है तो पी के मरन दो, फिर ले बाबा जी ने साढ़े दिन लिखे हुए हैं, कोई गल नहीं सानू करके मरन दो। दैट इज क्लियर कट होपलेसनेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने आप को बदलना ज़्यादा मुश्किल है, इस बीमारी के साथ अपने आप को ख़त्म करना वो ज़्यादा आसान है। आप ये देखो कि इस बीमारी में कितनी नाउम्मीदी, कितनी को बेबसी है, जब ये पेशेंट कह रहे कि मैम पी के मरने दीजिए, कोई बात नहीं, मरना तो सब नहीं है। तो मैं कहा फिर चेंज होके क्यों नहीं आप बदलते अपने आप को, उसमें क्यों नहीं आप मेहनत करते। बट नाउम्मीदी ने घेर के रखा होता है हमें इतना। Next is बेअदबी, बेकदरी, disrespect, loss of values. Patient forgets manners, respect and values. They insult their elders, disobey parents, break rules and act with disregard for others. Family feels deeply hurt when a child, spouse or sibling disrespects them or shouts at them under influence.
अब आपको पहले ही बोला था कि ये जो डिसरिस्पेक्ट आती है नशे के कारण, हमारा लव्ड वन जान के नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अब मेरा एक सवाल है, कभी कभी घर के लोग, फैमिली मेंबर्स गुस्से में कहते जा मर जा जाके किते, एला फाड़ पैसे जा मर, ऐसे जनरल एक स्टेटमेंट गुस्से में बोल देते हैं। तो क्या फैमिली की इंटेंशन होती है कि उनका बच्चा मर जाए? कभी भी नहीं, डू यू रियली मीन दैट? हाँ कि ना? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होता। बट पेशेंट जो सब चीजें बोल रहा है, क्योंकि हमारा बीइंग फैमिली मेंबर्स, चाहे वो प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, हम मदर, सिस्टर, वाइफ, ब्रदर जो भी है, जब हमारा लव्ड वन हमें कोई डिसरिस्पेक्टफुल चीज बोलता है, उसको हम अपने दिल से लगा लेते हैं और हम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। उस टाइम पे हम ये नहीं समझते, हम अपने आप को एक रैशनल थॉट नहीं दे पाते कि मेरा बच्चा इदां दी गल नहीं कर सकता, मेरा बच्चा एक अपनी मां ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बोल सकता। ਇਹ कौन बोलता ਪਿਆ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ बुलांदी पई, उसकी जो डिजीज है जिसने उसको ओवर पावर करा हुआ है, वो ये स्टेटमेंट्स करा रही है। उसके जितने भी बिहेवियर है वो डिजीज है, इसलिए वो करा रही है। और ये आपको, हम कई बार बोलते हैं कि जब आपका पेशेंट अग्रेसिव होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो वो आपसे मदद मांग रहा होता है, तो आपकी तरफ से हमें ये सवाल होता है, मदद कितने मांग रहा होता है? वो तो गालियां निकाल रहा होता है, वो तो गुस्सा कर रहा होता है। तो हमें ये समझना है और अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ये बात पूछनी है अपने दिमाग से, क्या हमारा बच्चा वाकई ऐसा था? आज से 5 साल पहले, आज से 7 साल पहले, आज से 10 साल पहले, क्या ये ऐसा ही था? आज अगर ये ऐसा हो गया है तो पीछे क्या हुआ उसके? आज अगर ये ऐसा हो गया है तो उसके पीछे जो है वो वजह है उसकी बीमारी। हमें उस बीमारी को ठीक करना है। और जो हम कई बार डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं क्योंकि हम भी थक गए हैं, अक गए हैं, अब हम भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं और हमारे जो लव्ड वंस वो डिसरिस्पेक्ट अपने साथ जोड़ते हैं, सारी बातें भूल जाएंगे। 10 अच्छे काम किए होंगे, आपने गाड़ी लेके दी होगी, मोबाइल नया लेके दिया होगा, आईफोन लेके दिया होगा, सब कुछ लेके दिया होगा, वो नहीं याद करेंगे। एक दिन आपने गुस्से से कुछ बोला है, वो अपने साथ लेके रखेंगे। तो हम ये समझें, मैं अपने लव्ड वंस को ये बोलूंगी कि अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करें कि व्हाई दे हैड सेड सो, बिकॉज वो थक गए हैं, अक गए हैं आपकी बीमारी के कारण। एंड टू माय फैमिली, आप ये समझे कि अगर आपका मरीज किसी भी स्टेज पे, आज, कल, परसों, आई एम टेलिंग यू, अब जब वो ठीक हो जाता है, साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, उसके बाद अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब है जरूरत है ट्रीटमेंट में वापस लेके आने की। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसका मतलब है कुछ किसी चीज ने इंट्रूड किया है, किसी चीज ने दखल अंदाजी की है, या तो उसकी इमोशंस हिली हैं, या उसका मूड खराब हुआ है, या कोई सब्सटेंस अंदर गया है, तो उसको हेल्प करनी है। तो ये चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है। And the next is bekhayali, absent-mindedness. Patients always think about drugs, alcohol, they forget appointments, miss responsibilities, and live in a fog. And family may is so consumed by the crisis that they stop caring for their own needs. They also become mentally scattered and emotionally exhausted. तो इसमें हम जब देखेंगे, जब आप एडिक्शन में आपका मेंटल फॉग है कि मतलब धुंध पड़ गई है दिमाग में, बेख्याली, आप एब्सेंट माइंडेड है, आपको पता ही नहीं, स्ट्रेट थिंकिंग, क्लियर का डिसीजन मेकिंग क्या है वो हम फैसले कर ही नहीं पाते, पुअर जजमेंट, हमारी थिंकिंग में एरर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम दिमाग में पीछे एक ही टेप बज रही है, वो टेप क्या, ऑब्सेशन किस चीज़ की है, दैट इज अबाउट द सब्सटेंस। और फैमिली के पीछे ऑब्सेशन क्या चल रही होती है कि ठीक कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो दोनों ही एब्सेंट माइंडेड है, वो है किसी जगह पे, पर उनके दिमाग में सोच क्या चल रही है फैमिलीज के कि लव्ड वन को कैसे ठीक करना है, और हमारे पेशेंट्स के उनके माइंड में क्या चल रहा है, सब्सटेंस, नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट जुगाड़, पैसे कैसे अरेंज करने, कहाँ छुपाने, कहाँ करना है, नेक्स्ट कहाँ से अब अपनी डोज लेके आएंगे। सो इसलिए
दोनों ही बेख्याली में, मतलब जो राइट एक्शन, जो प्रेजेंट मोमेंट में, जो आपने वर्तमान में जो चीज वर्तनी थी, जो अपना राइट मोमेंट, वो तो आपका एब्सेंट हो गया। आप तो जहाँ पूरा पास्ट में है, क्योंकि रूमिनेशन बहुत चलती रहती है, फैमिलीज के अंदर भी रूमिनेशन, एंड फ्यूचर को लेके हमेशा क्या बनेगा, फैमिलीज के अंदर हमेशा एंजाइटी, फेयर चलता रहता है। तो बोथ ऑफ देम किस में है? बेख्याली में। पता ही नहीं है कि इस मोमेंट पे राइट एक्शन क्या करना है, इसीलिए हमारा एक्शन भी डिले होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद था केयरलेसनेस, बेपरवाही। जब बेख्याली आती है तो बेपरवाही भी आती है, हम केयरलेस हो जाते हैं। और वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? जैसे कभी आप बात कर रहे हो तो आपने देखा है कभी दूसरा बंदा कहता क्या कहा था कि क्या सी तुसी, दिस इज एब्सेंट माइंडेडनेस, बेख्याली। कि हम अपने ही थॉट्स में इतना इंग्रॉस्ड हैं, फैमिली अपने स्ट्रेस के कारण अपने थॉट्स में इंग्रॉस्ड है कि इनको ठीक कैसे करना है, और ये अपने उन थॉट्स में इंग्रॉस्ड है कि मैंने नशा कैसे अरेंज करना है। तो वो एब्सेंट माइंडेडनेस आ जाती है, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, केयरलेस हो जाते हैं पेशेंट। हमारे लव्ड वंस केयरलेस कैसे होते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो करनी बंद कर देते हैं। और फैमिली केयरलेस कैसे हो जाती है कि अपना ध्यान रखना फैमिली बंद कर देती। वो जो केयरलेसनेस है वो अपने लिए, हमें कई बार डाटा इंटरवेंशन में फैमिलीज ने बताया है कि जब हमें पता लगा कि हमारा लव्ड वन इनटू एडिक्शन है, तो मैम कई बारी हमारे किचन में आग लग गई। हम इतना एब्सेंट माइंडेडनेस थे, हम इतने केयरलेस थे कि पता नहीं वो स्ट्रेस इतना था, पता ही नहीं चला कब किचन में गैस पे वो हमारी कढ़ाई में आग लगी या हमारे चूल्हे को आग लगी, हमें पता ही नहीं लगा। हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी ये जो एडिक्शन है क्या क्या हमारी लाइफ में लेके आती है। आज हमने ये बात करी है कि एडिक्शन की रूप रंग कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स एडिक्शन लेके आती है, और नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, रिकवरी क्या क्या लेके आती है।